काव्या की नंद को कुछ लोग देखने आए थे और वो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी कि तभी काव्या के बच्चे ने रोटी खाने की जिद शुरू कर दी और मेहमान उसे देखकर आपस में बातें करने लगे कि कितना बदतमीज़ बच्चा है। और जब काव्या ने बच्चे को रोटी दी तो सास ने जूते से दोनों को पीटना शुरू कर दिया और मेहमान उठकर चले गए। तो नंद बुरा भला कहने लगी कि भाभी तो मेरा रिश्ता ही नहीं होने देना चाहती। कुछ दिन बाद एक और रिश्ता आया तो काव्या ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। तो उसकी नंद ने खाना बनाकर मेहमानों को दिया तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि जल्दी जल्दी खाने की सारी तैयारी पूरी कर लेती हूँ इससे पहले कि बबलू आ जाए, वरना फिर माँ जी और छोटी लड़ना शुरू कर देंगी। बबलू अच्छा खाना मांगता है और मैं उसे अच्छा खाना खिला नहीं सकती। अब घर में तो हमारे लिए अच्छा खाना होता ही नहीं है। अपने आप से बातें करते हुए काव्या ने हांडी में लकड़ी का चम्मच डाला तो खाने की सुगंध पूरे घर में फैल गई। छत से लटका पंखा धीरे धीरे चल रहा था और चूल्हे की आंच से किचन में काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। पसीने की बूंदें उसके माथे से बहकर गालों तक आ रही थीं, मगर उसके हाथ रुके नहीं। उसे मालूम था कि आज नंद के रिश्ते वाले आ रहे हैं और अगर खाना ज़रा सा भी ख़राब हो गया तो सास की बातें कई दिन तक ख़त्म नहीं होंगी। सब्जी के साथ उसने चावल बट चढ़ाए और रोटियां बनाने के लिए बेलन पटला निकाल लिया। बाहर आंगन में बबलू बैठा था जो बार बार माँ को आवाज़ें दे रहा था। मम्मी मुझे भूख लग रही है, मम्मी ज़रा रोटी तो दे दो ना, मैं सब्ज़ी खाना चाहता हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी भूख तो और बढ़ती जा रही है। काव्या ने प्यार से आवाज़ लगाई, बेटा मेहमान आ जाए फिर सबके साथ खाना खाएंगे। मगर बच्चा ज़िद पर उतर आया। वो उठकर किचन के दरवाजे पर आ गया और रोने लगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि अच्छा खाना जब बन जाएगा तो माँ उसे लेकर कमरे में बंद हो जाएंगी, मेहमानों के साथ बैठकर नहीं खाने देंगी। काव्या ने चूल्हा हल्का किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अच्छा भी देती हूँ। मगर उसी पल दरवाजे से सास अंदर आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि मेहमानों के सामने तमाशा लगवाना है क्या? बच्चे को ज़रा भी शिष्टाचार नहीं सिखाया। काव्या ने कुछ कहना चाहा, मगर इतने में बाहर से नंद की आवाज़ आई कि मेहमान आ गए हैं। काव्या ने जल्दी से बच्चे को उठाकर कमरे में बिठाया और खाने के बर्तन संभालने लगी। नंद ने नया सूट पहना हुआ था, चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में घबराहट थी। उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, इसलिए थोड़ा डर रही थी। सास बार बार काव्या को देखकर इशारे कर रही थी कि कोई गलती ना हो। मेहमान बैठ गए तो काव्या ने खाना लगा दिया। खाने की मेज़ पर सबने तारीफ की कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, मगर इसी बीच काव्या का बच्चा फिर बाहर आ गया और खाने की जिद करने लगा। उसने एक प्लेट में से पनीर का पीस उठाने की कोशिश की तो मेहमान के चेहरे पर बदल गए। एक औरत ने दूसरे के कान में कुछ कहा कि ये कैसा बच्चा है, ज़रा तमीज़ नहीं सिखाई गई, या फिर यहाँ पर बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया जाता क्या? सोच समझ कर यहाँ रिश्ता करना, अच्छी तरह से सब कुछ देखभाल कर, क्योंकि जिस घर के बच्चे ऐसे बदतमीज़ हो वो बड़ों के बारे में बताते हैं कि बड़े खुद कैसे हैं, और ये लड़की तुम्हारे आने वाले वंश की परवरिश कैसे करेगी। काव्या ने शर्मिंदगी से बच्चे को पीछे किया और जल्दी से उसके लिए अलग प्लेट में सब्जी निकाल दी। अभी उसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सास ने जूता उठा लिया और सबके सामने काव्या और बच्चे को मारने लगी। मेहमान औरतों की बातें सुनकर सास की बस हो चुकी थी। कहने लगी, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है? बार बार कहा था कि ऐसी कोई गलती मत करना और अपने इस भूखे बच्चे को भी कमरे में बंद रखना, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी का तमाशा बनाकर शायद तुम्हें खुशी मिल गई हो। काव्या के आंसू निकल आए। वो सिर्फ इतना कह पाई कि माँ जी मेहमान देख रहे हैं, मगर सास की जबान न रुकी। पूरे घर में जूते की आवाज़ गूंज रही थी। मेहमान एक दूसरे को देखकर उठ खड़े हुए और खामोशी से दरवाजे की ओर चल पड़े, मगर जाने से पहले उन्होंने कहा कि शुक्र है हमने ऐसे घर में रिश्ता नहीं किया जहाँ पर कोई शिष्टाचार और संस्कार ही नहीं है। इस बच्चे ने साबित कर दिया कि इस घर के बड़े कैसे हैं। नंद ने उनके जाते ही रोना शुरू कर दिया और माँ से बोली कि देख लिया आपने, ये औरत मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। काव्या ज़मीन पर बैठी रो रही थी। बच्चे के गाल लाल हो चुके थे और सास अभी तक बातें सुना रही थी कि कैसी मनहूस बहू मेरे नसीब में आई है। शाम ढले जब सब अपने कमरों में जा चुके थे तो काव्या ने चुपके से बच्चे को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और धीमी आवाज़ में कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देख रहा है। उसकी आंखों में दुख के साथ साथ भगवान से शिकायत भी थी। अगले दिन सास ने पूरे मोहल्ले में बात फैला दी कि बहू के कारण से रिश्ता टूट गया। नंद का मूड बिगड़ गया और हर बात पर ताना देने लगी। कहने लगी, भाभी आपकी अपनी ज़िंदगी तो नीरस है, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब हम आपको पसंद करके अपने घर की बहू बनाकर ले आए थे। आपकी और आपके बच्चे की मनहूसियत पता नहीं मेरी ज़िंदगी में नया सवेरा होने देगी भी या नहीं। कुछ दिन गुजरे तो एक और रिश्ता आया। घर में फिर से तैयारी होने लगी।
इस बार काव्या चुप थी। सास ने कहा कि जा, आज भी खाना तू ही बनाएगी। मगर काव्या ने धीरे से कहा कि मैं नहीं बना सकती, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। सास के कदम रुक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं बना सकती? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी काम के लिए ना कहने की? भूल गई हो कि मेरे कारण ही इस घर में हो, तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मगर काव्या ने नज़र झुकाए रखी। माँ जी, आप कुछ भी करें, लेकिन आज का खाना मैं नहीं बना सकती। उसके स्वर में अजीब संकल्प था, जैसे दिल में कुछ फैसला कर चुकी हो। नन ने आगे बढ़कर कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं खुद बना लूंगी। सास भी चुप हो गई, मगर उनके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। दिन के समय नन ने किचन संभाल लिया। उसने बड़े विश्वास से खाना चढ़ाया। पूरियाँ तली, खुशबू फैलने लगी। काव्य दूर बैठकर सारा दृश्य देख रही थी। दिल में कुछ अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे समय खुद जवाब देने वाला हो। मेहमान शाम के समय आ गए। नन ने खुद खाना सबके सामने लगाया। खाना मुंह में रखते ही एक लड़की ने चेहरा बनाया और जल्दी से पानी मांगा। दूसरी औरत ने पूछा कि खाने में क्या डाला है। नन के चेहरे का रंग उड़ गया। सास ने जल्दी से एक और मुंह में डाला तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। खाने में नमक इतना तेज था कि खाया नहीं जा रहा था। काव्या चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। नन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगे। मेहमानों ने प्लेटें एक और सरका दी और साफ कह दिया कि शायद खाना किसी बच्चे ने बनाया है। नन ने जल्दी से बात बनानी चाहिए, मगर बात न बन सकी। मेहमान उठे और कहने लगे कि हमें सोचने का समय चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे से निकले, सास ने नन की ओर देखा, मगर कुछ बोली नहीं। नन ने नजरें झुका ली। काव्या वहां से उठी और चुपचाप कमरे में चली गई, क्योंकि वो जाने से पहले मेहमान औरतों की बातें सुन चुकी थी। सभी कह रही थी, इतनी भोल लड़की को कभी भी अपने घर की बहू न बनाए, जिसे खाना बनाने की तमीज़ नहीं है। वो पूरे घर को क्या संभालेगी? हमें अपना घर बर्बाद नहीं करना और न ही अपने बेटे से कोई बदला लेना है कि इस लड़की को बहू बनाए। नन सोचने लगी, काश मैंने भाभी के साथ इतना बुरा व्यवहार न किया होता। बबलू ने एक रोटी ही तो मांगी थी, उसे मेहमानों के आने से पहले ही खाना खिला देती तो वो ऐसा काम ही न करता। सीधी सी बात है, जब बच्चों को भूख लगेगी तो वो खाना ही मांगेगा, और जब खाना नहीं दिया जाएगा और सामने रख दिया जाएगा तो वो झपट पड़ेगा खाने पर। पहली बार उसने अपने भतीजे के लिए बुआ बनकर सोचा था, क्योंकि आज भाभी ने भाभी होने का कर्तव्य निभाने से इनकार कर दिया था। नन को ख्याल आने लगा कि भाभी उससे कितना प्यार करती थी। हमेशा छोटी छोटी कहकर उसके आगे पीछे फिरा करती, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती थी। उसने कभी भी किचन में जाकर खाना नहीं बनाया था। भाभी की शादी से पहले जो काम कर लिए थे। भाभी के आने के बाद वो बिल्कुल ही काम छोड़ चुकी थी, और कभी भी भाभी ने इस बात को जताया नहीं था। वो भी सब काम भाभी पर छोड़कर एक तरफ हो गई थी, और इसी कारण आज उसे कुछ भी नहीं करना आया था। पहले जो भी रिश्ते वाले आए थे वो कम से कम इस बात पर नहीं गए थे कि अच्छा खाना नहीं बना। भाभी ने हमेशा उसकी इज्जत रखी थी, मगर अब जैसे ही भाभी पीछे हटी थी तो पहली बात पर ही उसकी बेइज्जती हो गई थी। अम्मा बेटी दोनों ही काव्या के बारे में सोच रही थी, जबकि काव्या ने अपने कमरे की लाइट बंद की और बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए सोचने लगी कि इंसान जब अत्याचार सहता है तो उसका दिल पत्थर नहीं होता, बल्कि खामोश हो जाता है। आज के दिन उसने एक बार भी जबान नहीं खोली, मगर उसकी चुप्पी ने सबके दिलों में एक अजीब सा असर डाल दिया था। नंद अपने कमरे में जाकर रो रही थी। वो पहली बार अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि जब वो बीमार पड़ी थी तो काव्या रात भर जाग कर उसके लिए चाय बनाती रही थी, उसका ख्याल रखती रही थी। जब कॉलेज की फीस देने की बात आई थी तो काव्या ने अपने गहने लाकर आगे रख दिए थे ताकि छोटी की शिक्षा रुके नहीं, और आज वही छोटी उस पर आरोप लगा रही थी कि वो मनहूस है। भाई के जाने के बाद सबने अपने रंग बदल लिए थे। काव्या का पति मर चुका था, उसे कैंसर हो गया, जिसने उसकी जान लेकर ही छोड़ी थी। बहुत इलाज करवाया था, मगर वो स्वस्थ नहीं हो सका था। जैसे ही काव्या के पति का देहांत हुआ था तो सास नंद का व्यवहार काव्या के साथ बदल गया था। आधा घर काव्या के नाम था और 2-3 दुकानें भी काव्या के नाम थी, इसलिए काव्या यहाँ पर रह रही थी, वरना शायद सास और नंद उसे उसके बच्चे समेत कब का घर से भी निकाल देती। सास नंद का बदला हुआ व्यवहार देखकर भी काव्या ने कभी उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि पहले से भी बढ़कर उनकी सेवा करने लगी थी। वो चाहती तो ये घर अलग करवा लेती, अपना हिस्सा बेचकर अपने माँ बाप के घर चली जाती, मगर उसने अपने ससुराल वालों की इज्जत पूरी दुनिया के सामने रखी थी। सबको यही बताया था कि सास और नंद उसका बहुत ख्याल रखती हैं और अपने भतीजे और पोते से बहुत प्यार करती हैं। उसने कभी भी अपने ससुराल वालों का बुरा नहीं सोचा था, मगर अफसोस ये हुआ था कि सास नंद दोनों ही उसे मनहूस समझने लगी थीं। अगर छोटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा था तो इसमें काव्या का क्या दोष था? इसमें भी शायद भगवान की कोई मर्जी थी।
मगर वो दोनों यही बातें करती कि काव्या की मनहूसियत के कारण रिश्ता नहीं हो रहा। काव्या का दिल दुख से भर जाता था। वो चुप कर जाया करती थी। मगर आज जब बबलू के चेहरे पर सास ने जूते से मारा था तो वो धैर्य नहीं कर पाई थी। बबलू उसका इकलौता बेटा था, उसके प्यारे पति की आखिरी निशानी था। उसके चेहरे पर लगे जूते के निशान उसके दिल को तड़पा रहे थे। ऐसा जानवरों वाला व्यवहार तो शायद ही किसी ने किसी के साथ किया हो, जैसा उसकी सास ने उन माँ बेटे के साथ किया था। एक रोटी ही तो खाई थी, कौन सा किसी की जान ले ली थी। अगर उसे पहले ही से खाना दे दिया जाता तो शायद वो ये हरकत ना करता। मगर सास और नंद ने उसे बच्चा समझने के बजाय मनहूसी समझ लिया था। ये बात काव्या से सहन नहीं हुई थी, इसलिए उसने एक साइड पर होने का निश्चय कर लिया था। उसने सोच लिया था कि दुकानों का किराया खुद वसूल करेगी और इस पोर्शन को अलग करवाकर ऊपर वाले पोर्शन में भी किराएदार रख कर वो अपने और अपने बेटे की सारी ज़रूरत खुद पूरी करेगी। वो अपनी सास और नंद से अलग हो जाएगी ताकि लोग भी दुखी ना हो, नंद का रिश्ता भी अच्छी जगह पर हो जाए और वो भी अपने बच्चे के साथ सुखमय ज़िंदगी गुजारे। अब जब उसने उनके सुधरने की आशा छोड़ दी थी तो वो दोनों उसका एहसास कर रही थी और उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर का माहौल बदला सा था। सास के चेहरे पर भी पछतावे की एक हल्की झलक थी, मगर उनके अहंकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। नंद ने किचन में जाकर बर्तन धोना शुरू किए। काव्या रोज की तरह अपने बच्चे को तैयार कर रही थी ताकि स्कूल भेज सके। बबलू के चेहरे पर चोट के निशान अभी तक हल्के हल्के नजर आ रहे थे। काव्या ने आईने में अपनी परछाई देखी तो दिल भर आया, मगर आंसू वो पी लिया। वो जानती थी कि उसके आंसू उसकी कमजोरी बन जाएंगे। दोपहर को सास ने आवाज़ दी कि बाजार जाना है। काव्या ने खामोशी से उनके साथ चलने की हामी भर ली। रास्ते पर कोई बात नहीं हुई। घर वापस आई तो नंद लाउंज में अकेली बैठी थी। उसने पहली बार भाभी के लिए पानी का गिलास भर कर दिया। काव्या ने चौंक कर देखा मगर कुछ बोली नहीं। शाम तक घर का माहौल नॉर्मल होने लगा था, मगर काव्या के दिल में अब भी एक चुभन थी। उसे विश्वास था कि समय ज़रूर सबको दिखाएगा कि उसके धैर्य की कीमत क्या है। 2 दिन बाद मोहल्ले की एक औरत आई। वो सास की पुरानी सहेली थी। कहने लगी, बहन तुम्हारी बेटी के लिए मेरे रिश्तेदारों में एक अच्छा रिश्ता है, खाते पीते लोग हैं, लड़का भी अच्छा है। सास ने तुरंत हाँ कर दी। फिर से तैयारी शुरू हो गई। इस बार नंद के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था। उसने भाभी के पास जाकर धीरे से कहा, भाभी अगर आप नाराज़ ना हो तो इस बार आप ही खाना बना दें। काव्या ने नरमी से कहा कि नहीं छोटी, इस बार भी खाना तुम ही बनाओ, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि कोई गलती ना हो। जब शाम ढली तो मेहमान आ गए। इस बार नंद के चेहरे पर आत्मविश्वास था। खाना स्वादिष्ट बना था। काव्या ने चुपके चुपके हर चीज़ सही कर दी थी। मेहमानों ने तारीफ की। बात चली तो लड़के की माँ ने कहा कि हम एक दिन बाद सोचकर जवाब देंगे। नंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सास भी खुश हुई। रात को काव्या कमरे में गई तो नंद दरवाजे पर आई, धीरे से बोली, भाभी आप बुरा न माने मगर आज आपने मेरी इज्जत रख ली। अगर आप साथ न होती तो शायद मैं फिर से सब बिगाड़ देती। काव्या ने सिर्फ इतना कहा कि नंदों और भाभीियों के रिश्ते में इज्जत दोनों की होती है। जब एक गिर जाए और दूसरा संभाल ले तो घर बच जाता है। कुछ दिन बाद रिश्ते वालों का संदेश आया कि उन्हें लड़की पसंद है। सास के चेहरे पर खुशी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मगर काव्य के दिल में एक अलग अलग सा सुकून था। उसने चुपके से भगवान का धन्यवाद किया कि हालात बदलने लगे थे। नंद अब अक्सर उसके काम में हाथ बटाने लगी थी, बबलू के साथ खेलती थी और कभी कभी उसके लिए टॉफियाँ भी लाती थी। काव्या को हैरत होती मगर दिल ही दिल में खुशी होती थी। उसके बेटे का ददियाल उसे प्यार देने लगा था। रिश्ता पक्का हो गया तो सास ने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी, मगर जिस दिन मंगनी का फंक्शन था उस दिन एक अजीब बात हो गई। लड़के वालों ने शर्त रखी कि शादी के बाद लड़की के घर वाले ज़्यादा मेलजोल नहीं रखेंगे। सास ने तुरंत हाँ कर दी, मगर नंद ने कहा कि नहीं माँ, अगर मैं शादी के बाद वापस आना चाहूँ तो आप मुझसे भेंट तो कर सकेंगी ना। सास ने कठोरता से कहा कि शादी के बाद लड़कियाँ अपने ससुराल की हो जाती हैं। नंद का दिल डूब गया। काव्या ने ये सब सुना तो उसके दिल में दर्द उठा। उसे याद आया कि जब वो ब्याह कराई थी तो सास ने कहा था कि अब तुम्हारा मायके से कोई संबंध नहीं। उसने नंद को आश्वासन दिया कि बेटी का घर बस इज्जत से बस जाए, बाकी सब कुछ खुद ठीक हो जाता है। मंगनी वाले दिन काव्या ने नंद को तैयार किया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सब मेहमान तारीफ कर रहे थे। बबलू ने बुआ को खूब प्यार किया और बोला, बुआ और फूफा दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर नंद की आंखें भर आईं। मगर फंक्शन के अंत तक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। एक औरत मेहमानों में से उठी और बोली कि मैं इस परिवार वालों को जानती हूँ। ये वही लोग हैं जिनके बेटे की पहले 2 सगाइयाँ टूट चुकी हैं। कारण ये था कि वो लड़का बहुत
बहुत बदमिजाज है। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। नंद का दिल बैठ गया। काव्या तुरंत आगे बढ़ी और औरत से पूछा कि आपको पूरा विश्वास है ये वही परिवार है? उसने कहा कि हाँ, मैं लड़के की मौसी की जानने वाली हूँ। सास कुछ बोल नहीं सकी। लड़के वाले सफाइयाँ देने लगे, मगर बात फैल गई। फंक्शन खत्म होने से पहले ही रिश्ता एक बार फिर टूट गया, मगर इस बार किसी ने काव्या को दोषी नहीं ठहराया। नंद माँ की गोद में गिरकर रो पड़ी और कहा कि माँ, भाभी बुरी नहीं है, वो तो हमारी इज्जत बचाती रहीं। सास खामोश बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या के लिए पल किसी जीत से कम न था, मगर उसने सर झुका लिया। रात गए सास ने काव्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो सास ने धीरे से कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुमने कभी पलटकर ज़बान तक नहीं खोली। तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। काव्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने उनके हाथ चूम लिए। सास ने बबलू को गोद में लिया और कहा कि ये बच्चा मेरा ही पोता है। घर का माहौल अचानक बदल गया। नंद और काव्या के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो काव्या ने पहली बार हंसते हुए खाना बनाया। आंगन में बबलू खेल रहा था। सास लाउंज में बैठी थी और नंद अपनी भाभी के साथ चाय बना रही थी। जिंदगी में कभी किसी के धैर्य को उसकी कमजोरी न समझो, क्योंकि जो लोग अत्याचार सहकर भी खामोश रहते हैं उनके अंदर भगवान की खास ताकत होती है। वो बोलते नहीं, मगर समय उनकी सच्चाई को समय खुद साबित कर देता है। दूसरों की गलतियों पर हंसने वाले अक्सर खुद उन्हीं गड्ढों में गिरते हैं जहाँ किसी और को गिराना चाहते हैं। क्षमा और धीरज इंसान को वो इज्जत दिलाते हैं जो गुस्सा और अहंकार कभी नहीं दे सकते। काव्या की खामोशी ने सबको बदल कर रख दिया था, क्योंकि खामोश आंसू कभी बेकार नहीं जाते। वो हमेशा न्याय मांगते हैं और भगवान न्याय करने में कभी देर नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।